नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ राहु के गोचर पर। हम सभी जानते हैं कि राहु जो है राहु और केतु जो है वो किसी भी राशि में 18 महीने तक निवास करते हैं और उसके बाद इनका राशि परिवर्तन होता है। फिलहाल आप देखेंगे राहु जो है वो वृषभ राशि में चल रहे हैं और केतु जो है वो वृश्चिक राशि में है। जिन लोगों के लिए राहु के ऊपर राहु का भ्रमण हुआ होगा और केतु के ऊपर केतु का भ्रमण हुआ होगा, मतलब इसका अर्थ है कि आपकी जन्म पत्रिका में वृषभ राशि का ही अगर राहु है और वृश्चिक राशि का ही अगर केतु है तो ये गोचर आपके लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये गोचर शुभ गोचर रहा है कि ये अशुभ गोचर रहा है। राहु और केतु जो है वो कर्म के चक्र को पूर्ण करने के लिए आप समझ लीजिए कि कार्यरत रहते हैं। जब तक हमें किसी चीज को करने की इच्छा नहीं होती है या प्रबल इच्छा जागृत नहीं होती है, तब तक हम वो चीज करते नहीं हैं। प्रोसेस ये होती है कि आपके दिमाग में एक थॉट आता है, उस थॉट को आप प्लान करते रहते हैं, सोचते हैं और फिर उसे अमल में लाते हैं, प्रत्यक्ष रूप में लाते हैं। एक होता है मानसिक कर्म, एक होता है आप प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को कर रहे हैं, तो वो एक प्रत्यक्ष कर्म हुआ। तो राहु और केतु जो है ये छाया ग्रह हैं, छेदन बिंदु है ये। तो छेदन बिंदु होने के कारण इनका जो प्रभाव है ये छाया के रूप में रहता है हमारे जीवन में। और छाया कैसी होती है? हमारी खुद की भी एक छाया है। हम जब भी लाइट में होते हैं तो हमारी छाया पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि बैक साइड में यहाँ पे छाया दिखाई देती है। तो हमारी जो छाया है वो भी राहु का ही रूप है। और जो छाया है उस छाया का प्रभाव जो होता है वो बहुत अलग अलग लेवल पे होता है। विचार भी कैसे रूप में आते हैं? इनविजिबल रूप होते हैं। विचारों का कोई रूप नहीं होता है, उनके कोई रंग नहीं होती है, उनकी कोई रेशा नहीं होती है। तो परंतु वो उतने ही प्रभावशाली है जितने हम किसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं, जितना हमारा अपीयरेंस है। इसका अर्थ हुआ कि राहु केतु जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जीवन के चक्र को पूर्ण करने के लिए। तो ये जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं और किसी राशि में प्रवेश करते हुए जब वहां से निकलते हैं तो ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्न लाते हैं, कुछ ना कुछ टिकमार्क करके जाते हैं। क्योंकि राहु जो है ये प्रारब्ध को भी दिखाते हैं, प्रारब्ध को पूर्ण करने की एक आपको संधि भी देते हैं। संधि देने का अर्थ ये होता है कि वो चीज आपके दिमाग में बारंबार आती रहती है। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी सभी ग्रह जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और हिंदी में कहा जाता है कि राहु की जो है वो उल्टी चाल है, मतलब किसी भी वक्री ग्रह की जो चाल होती है वो उल्टी चाल होती है। राहु केतु को भी वक्री माना जाता है, परंतु वक्री नहीं होते हैं वो। उनकी जो मोशन है या उस छेदन का जो घूमना है, वो मोशन जो सर्कुलर है, वो ग्रेविटी ही आपको क्लॉकवाइज दिखाई देती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब राहु और केतु किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो वो आपको, जैसे मैंने कहा कि संधि देते हैं, तो वो आपको लूअर करते हैं, टेम्पटेशन देते हैं, आपके मन में डिजायर पैदा करते हैं। राहु का और केतु का जो कार्य शैली है वो बहुत अलग है। देखिए, आज हम सिर्फ और सिर्फ राहु के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं इसी प्रकार से केतु का भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आप केतु के बारे में जानेंगे कि केतु का राशि परिवर्तन गोचर जो है जब वृश्चिक से तुला राशि में होगा तो वो किस प्रकार से होगा, सभी राशियों के लिए क्या प्रभाव होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वृषभ राशि में जो राहु था और वो अब गोचर करके जब मेष राशि में जाने वाला है, काल पुरुष कुंडली के प्रथम स्थान में जाने वाले हैं राहु। तो ये बहुत टर्निंग पॉइंट है। इसके गोचर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और सभी राशियों के ऊपर, जन्म राशि और लग्न राशि के ऊपर क्या प्रभाव होगा इसको भी समझने वाले हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि मेष राशि में ये राहु जो है ये क्या एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। क्योंकि मेष राशि जो है ये आपके पत्रिका में कहीं ना कहीं तो स्थित है ही। हर किसी की तो मेष कुंडली नहीं हो सकती है, मतलब मेष लग्न नहीं हो सकता है। तो ये मेष राशि आपके जीवन में, माफ करिए, आपके पत्रिका में जहां भी स्थित है वहां पे कहीं ना कहीं नई शुरुआत होने वाली है। क्यों?
मेष राशि जो है ये राशि श्रृंखला में सबसे नंबर 1 पे आती है, सबसे पहले स्थान पे आती है। और जो पहला स्थान होता है, जो पहला होता है, वो उगम करता है, वो किसी न किसी नई चीज की शुरुआत करता है। नए, तो वो हो सकता है कि नए वेंचर की शुरुआत हो, नए बिजनेस की शुरुआत हो, नए कर्म की शुरुआत हो, किसी का नया जीवन शुरू हो रहा है, किसी को न्यू लाइफ मिलती है, किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है। तो ये सभी जो प्रकार हैं, मतलब किसी न किसी नई चीज की शुरुआत होना, ये मेष राशि में जब भी कोई ग्रह आता है तो ये देता है। ये मेष राशि की खासियत है। यहाँ पे राहु आने के बाद में आपके जीवन में एक ऐसा पॉइंट आने वाला है, आपके गत जन्मों के जितने भी डिजायर्स रही हैं या जितनी भी आपकी एक इच्छाएं आकांक्षाएं रही हैं, मान लीजिए कि जो आपका पहला मानव जन्म होगा उसमें आपने जो भी आकांक्षाएं करी होंगी वो इस जीवन में आपके सामने समक्ष रूप से खड़ी होंगी। क्योंकि मैंने क्या कहा कि मेष जो है वो प्रथम राशि है, वो उगम है, वो शुरुआत है। तो जिस चीज से शुरुआत हुई थी, अगर वो अधूरी छूटी है तो वो पूर्ण होगी इस 18 महीनों में। तो वो आपके मेंटल हेल्थ के बारे में भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में गए होंगे। ये भी हो सकता है कि आप किसी स्पोर्ट्स में खेलने की शुरुआत करी होगी। ये भी हो सकता है कि आप, अगर हम 100, 200, 300, 400 साल पहले की बात करें तो तब किसी को सोल्जर बनना है, किसी को। तो एक अंडरलाइन स्टेटमेंट आपको इन 18 महीनों में क्या याद रखना है कि किसी न किसी नई चीज की शुरुआत होगी, किसी न किसी चीज की शुरुआत होगी, किसी के रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसे जो आपके साथ में किसी न किसी रूप से पूर्व संबंध रखता हो। अधूरे छूटे हुए काम जो आपने पूर्ण नहीं करे हैं। मैं सीधे रिलेशनशिप्स के इश्यूज पे आती हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मेष राशि के सामने एग्जैक्ट जो है तुला राशि आती है। मेष और तुला जो है ये आमने सामने अब वार्तालाप करने वाले हैं, इंटरेक्शन करने वाले हैं। और काल पुरुष कुंडली में ये मेष राशि और तुला राशि जो ये आपसी संबंधों को, मतलब रिलेशनशिप्स को भी दिखाती है। राहु जो एक्चुअली रिलेशनशिप में आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप या आपके डिजायर्स को रूल करते हैं, वो अब मेष राशि में आ रहे हैं। तो ये आपको डेफिनेटली क्या देने वाले हैं? ऐसी भावनाएं, ऐसी आकांक्षाएं, ऐसा आकर्षण या इसी प्रकार के विचार, ये सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। हर एक के ऊपर ये चीज लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके पत्रिका में सभी ग्रह किस प्रकार से बैठे हुए हैं, वो आपस में किस प्रकार से इंटरेक्शन करते हैं, गोचर के अनुसार आपके ऊपर कैसा इंपैक्ट हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मैं ये जो फलित दे रही हूँ ये जनरल लेवल पे है, परंतु जनरल लेवल पे होने के बावजूद भी आप सभी को ये बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत यूजफुल होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि जब मैंने कहा कि मेष राशि और वृश्चिक राशि, मेष राशि और तुला राशि में जब राहु और केतु का भ्रमण होगा, आज हम राहु के ऊपर फोकस कर रहे हैं। राहु जो है वो आपको लुअर करते हैं, टेम्पटेशन देते हैं, आपके अंदर एक ऐसी इच्छाएं जगाते हैं। जो सारे सेंसेस जो रूल करते हैं वो राहु है। देखिए, क्योंकि राहु क्या है? धड़ है। स्वर भानु की जो स्टोरी है ये मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बहुत बार बताई है। आपने अगर नहीं सुनी है, नहीं समझी है, तो इस वीडियो को देखने के पूर्व या इस वीडियो को देखने के बाद भी आप राहु केतु के सभी वीडियोस को देखिएगा मेरे चैनल पे जाके। क्यों? क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं एक अलग अलग इंसाइट्स देने वाले हैं, और ये सारे इंसाइट्स आपको ये 18 महीने बहुत काम आएंगे। और आप शुरू के इंट्रोडक्शन को मत छोड़िएगा वहां पर, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन में ही मैंने उन सभी पॉइंट्स को लिया है जिन पॉइंट्स को राहु बताते हैं कि जीवन में क्या क्या वो किस प्रकार से काम करते हैं एक्चुअली। जिस प्रकार मैंने कहा कि राहु जो है ये चीटिंग के भी कारक हैं, टेम्पटेशन, लुअरिंग, ये तो मैंने आपको बताया ही बताया, बट राहु जो है ये प्रख्यात बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। राहु जो है ये केंद्र स्थान में, केंद्र भाव में आ रहे हैं। एक्चुअली मेष राशि जो है ये काल पुरुष कुंडली में कहां पड़ती है? केंद्र भाव में पड़ती है। आपकी पत्रिका में अगर मेष राशि केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में आ रही है, मतलब आपका सिंह लग्न, धनु लग्न है, तो मान लीजिए अगर आपका कर्क लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न,
मेष लग्न है तो भी आपके लिए केंद्र में आती है ना। तो इस प्रकार से जब केंद्र में कोई ग्रह आता है तो ये आपके जीवन में एक पिलर स्थापित करने के लिए आ रहा है, ये आपके जीवन में कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम हिलाने या बनाने के लिए आ रहा है। डिपेंड करता है कि ग्रह कौन सा है। अब इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि शनि फिलहाल मकर राशि में स्थित है और वो जब राहु केतु का भ्रमण होगा, राशि परिवर्तन होगा, तो ये शनि की दृष्टि भी इनके सामने, इनके ऊपर पड़ने वाली है। पूरे साल भर में, पूरे 18 महीनों में जब जब तुला राशि में कोई ग्रह आएगा या मेष राशि में कोई ग्रह आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन उस राहु के साथ में, उस राहु के साथ में बातचीत होने वाली है। ये बिल्कुल ठीक वैसे है कि आप किसी स्टेडियम में बैठे हुए हैं, गोल स्टेडियम है, और आप कोई मैच देख रहे हैं, परंतु एक सामने स्टेडियम में बैठा हुआ व्यक्ति दूर से चलकर आपके पास में बगल में आके जब बैठता है तो आप उससे बातचीत करते हैं। बिल्कुल वैसे ही बात है। तो ग्रह जब पूरा गोचर करते हुए घूमकर जब मेष राशि में और तुला राशि में आएगा तो वो आप तो राहु के साथ में एक डिफरेंट इंटरेक्शन करेगा और वो फल देगा। अब ये कौन सा ग्रह है उसके ऊपर डिपेंड करता है। राहु के साथ में जब शुक्र आता है तो ये टोटली आपको शुक्र की तरफ झुकाव देगा, उस तरफ आपका ऑब्सेशन बढ़ाएगा। तो सेक्सुअल ऑब्सेशन हुआ, रिलेशनशिप को लेकर ऑब्सेशन हुआ, अफेयर्स, इनफिडिलिटी, ये सारी चीजें, श्रृंगार बोला जाता है सच मायने में है। परंतु आप देखेंगे कि जब शुक्र के साथ में इनकी संलग्नता होती है राहु की तो ये इस प्रकार से देता है। उसी प्रकार अगर मंगल अगर साथ में आते हैं, कंजंक्ट होते हैं, मतलब मेष राशि में आते हैं या फिर इनके तुला राशि में आएंगे या फिर तो ये एक इंटरेक्शन दे रहे हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है कैसा है, ये अंगार योग बनाता है, क्योंकि राहु और मंगल क्या है, अंगार निर्माण करते हैं। तो ये दाहकता दिखाते हैं, क्योंकि राहु खुद वायु तत्व के हैं, मंगल अग्नि तत्व के हैं, तो ये कहीं ना कहीं अंगार आने वाला है। अंगार को शांत करने, अब मेष राशि में अगर ये बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए, मतलब मेष लग्न या मेष राशि में जब ये चीज राहु के साथ में ही आती तो ये बहुत क्लोज नेट कंजंक्शन है। इसका अर्थ है कि आग एग्जैक्टली आपके पास में है, आप दाहकता बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, आपके अंदर वो दाहकता है, आपके पर्सनालिटी में वो दाहकता आने वाली है। और जब बहुत ज्यादा किसी चीज की अतिशयोक्ति हो जाती है तो वो घातक होती है। घातक किस प्रकार से होगी, आप में अग्रेशन बढ़ जाएगा, आप में एंगर बढ़ जाएगा, आप में हो सकता है, अब ये मेष राशि है तो आपके सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, ब्रेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना, ब्रेन स्ट्रोक होना, ये सारी चीजें होने की संभावना दिखाई देती है। क्योंकि यही मंगल जो है वहां पे बैठ के आपके 8वें स्थान को भी देखते हैं, मृत्यु स्थान को भी देखते हैं, तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। दूसरा ग्रह सूर्य के साथ में आते हैं तो वो ग्रहण योग निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य के साथ में राहु अगर आते हैं तो ग्रहण योग के साथ साथ आपके साथ में पितृदोष निर्माण कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको पूरे साल भर में, मतलब 18 महीनों में ये स्थिति बनने वाली है। 18 महीनों में कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही जब मेष राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे या फिर तुला राशि में सूर्य रहेंगे तो उनका इंटरेक्शन होगा, तो ये ग्रहण योग निर्माण करेंगे। ग्रहण योग जब निर्माण होता है तो हम बोलते हैं ना, किसी अच्छी चीज को ग्रहण लग जाता है। जब हम दही लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा 1 चम्मच जो दही है वो हम एक अच्छे दूध में डाल देते हैं, वो दही जम जाता है ना। तो उसकी जो प्रोसेस है, वो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं हम मराठी में बोलते हैं इसको नासून टकना। तो ये जो चीज है देखिए, तो ग्रहण लग जाता है किसी प्रकार से एक अच्छे चीज को, वो एक टाइम पीरियड है। एक्चुअली ग्रहण लगना क्या है वो भी कहीं ना कहीं मैं आपको बताती हूँ कि ये सेफ्टी मेजर्स हैं। Actually, safety measures हैं, that's an alarm. Somebody is knocking at your door. Somebody is telling you do this. Somebody is telling you do things for your पितृ। आप अपने पितरों के लिए, आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ चीजें करिए, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो ये ग्रहण जो है ये धीरे धीरे फैलेगा। और क्योंकि 18 महीनों में जब ये चीज सिचुएशन आने वाली है, कभी ना कभी तो आएगी, और उस समय पे अगर आपने काम नहीं किया तो क्या होगा, आपको उसके भुगतान करने पड़ेंगे, उसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो पितरों की शांति करना, पितरों को तर्पण देना,
ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना ये बहुत जरूरी है। देखिए ठीक उसी प्रकार चंद्र के लिए भी आता है, क्योंकि चंद्र माता को दिखाते हैं और सूर्य जो है ये पिता को दिखाते हैं। राहु के साथ में संलग्न होने के कारण ये ग्रहण रोग बना रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये पितृदोष बनाते हैं। तो ये चीज जब होती है तो ठीक सूर्य के साथ में संलग्न होने के कारण सारे पिता तुल्य लोगों भी इफेक्ट होंगे आपके लाइफ के, और चंद्र के साथ में संलग्न होने के कारण ये मातृतुल्य जो लोग हैं, या आपकी माता हुई या माता मौसी, ये सारी जो है आपके लाइफ के एंटिटीज पर्सनालिटीज, ये इफेक्ट में आती है। इनके साथ में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। तो आप इन सब चीजों को कैसे प्रिकॉशन मेजर्स ले सकते हैं? जब भी कभी कोई डिसीज है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फटाक से टेस्ट करवा ली, ब्लड टेस्ट करवा ली, उस चीज का प्रिकॉशन ले लिया, उसे अटेंशन दिया, उसे अटेंशन देके उसे क्लोजर दिया। दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू डू। बट हम क्या करते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं, हम करते नहीं है, और करते नहीं है फिर उसका नुकसान आपको बाद में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि चंद्र क्या है, द्रव्य, पैसों को नुकसान हो सकता है। सूर्य क्या है, ख्याति है। सूर्य का काम क्या है, प्रकाश देना। तो आप जहां पे आपको चमकना चाहिए था, आप चमकते ही नहीं है। जहां पे आपका प्रमोशन होना चाहिए था जिस समय पे, वो प्रमोशन हुआ ही नहीं। इस प्रकार से राहु के साथ में सूर्य चंद्र काम अगर आते हैं तो ये फलित होता है। डिपेंड करता है कि आपके पत्रिका में मेष राशि कहाँ स्थित है, वो वहां पे लागू होगा। पंचम स्थान में है तो वो संतति के ऊपर लागू हुआ, सप्तम स्थान में है तो वो आपके स्पाउस के ऊपर हुआ। आगे बढ़ते हैं कि जब यही राहु जो है ये शनि के साथ में संलग्न होते हैं तो क्या होता है। ये होगा अगर तो सिर्फ और सिर्फ दृष्टि से होगा, दृष्टिपात से होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देखेंगे कि कुंभ राशि में शनि जब जाएंगे अप्रैल में, तब इनकी दृष्टि पड़ेगी मेष राशि पे, क्योंकि कुंभ, मीन और मेष तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो शनि के साथ में अगर संलग्नता आती है तो कहीं ना कहीं आपको चंडाल योग निर्माण करते हैं, क्योंकि राहु खुद क्या है, चंडाल है, और शनि क्या है, पिशाच है पाराशर ऋषि के अनुसार। और जब पिशाच और चंडाली दोनों साथ में मिलते हैं तो क्या होगा? अच्छे काम तो नहीं होंगे डेफिनेटली। ये कहीं ना कहीं त्रासदायक, त्रस्त करने वाले, दुख देने वाले वो समय जो है या वो काल जो है वो आपको कष्ट देगा। गुरु के साथ में आते हैं तो भी ये चंडाल योग बना रहे हैं, पर कलयुग में ये चंडाल योग पैसों के लिए बहुत अच्छा है। गुरु के साथ में भी ये चीज कैसी होगी? संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आप मेष राशि में राहु हैं और गुरु फिलहाल जो है ये कुंभ राशि में है। अभी कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कुंभ राशि से ये मीन राशि में जाने वाले हैं। मीन राशि में जब जाएंगे, वो जो 140 डेज का टाइम पीरियड है जब ये वक्री होते हैं या उस टाइम पीरियड पे वो रहेंगे, वो पीरियड जो ना आप देखेंगे कि मेष के ये पीछे चले जाते हैं। तो राहु से गुरु 12वें चले जाते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है जो आपको एक, क्योंकि नाड़ी शास्त्र के अनुसार आपको उस समय बहुत बहुत डिफरेंट फल मिलते हैं। जैसे खास करके जो लोग माइग्रेशन करना चाहते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, खास करके जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, खास करके जो लोग बहुत समय से घर लेना चाह रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है उनका, वो काम होगा। मतलब जो चीज आपके पूरे लाइफ को अपसाइड डाउन चेंज कर सकती है, आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर सकती है, वो आएगा उस टाइम पे। क्योंकि राहु और गुरु में वहां पे 212 रिलेशनशिप है। नाड़ी के अनुसार जब द्वितीय गुरु से राहु द्वितीय या राहु से गुरु जब 12वें आते हैं तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। इसमें स्पेसिफिक चीजें भी होती है, आपके पर्टिकुलर एज, मतलब एज वाइज भी उस चीज का एक्टिवेशन होता है। वो मैं किसी और दिन आपको समझाऊंगी, बट आज मैं फोकस कर रही हूँ राहु पे। आगे बढ़ते हैं, और हमने जिस प्रकार से बात कर ली चंद्र के ऊपर, सूर्य के ऊपर, शुक्र के ऊपर, मंगल के ऊपर बात कर ली, शनि के ऊपर बात कर ली, गुरु के ऊपर बात कर ली, सभी ग्रह हो चुके हैं। अब बचता है केवल बुध। अब बुध बारंबार ये सिचुएशन 18 महीने में पैदा होगी ही होगी। राहु और बुध जब साथ में आते हैं तो ये
खास करके अब मेष राशि में आ रहे हैं या तुला राशि में जब आता है तो वो आपको समय सब तक दृष्टि देता है, किसी भी प्रकार से संबंध बनता है, संबंध घनिष्ठ तब होता है जब वो साथ में आता है, कंजंक्शन होता है, युति होती है। तो ये चीज जब होगी तो आप देखेंगे कि व्यक्ति में ब्रेन से रिलेटेड अगेन कुछ प्रॉब्लम होना, या आप देखेंगे कि आपके स्किन में कुछ प्रॉब्लम होना, आपके आपके माथे पे, आपके हेयर्स पे, इन सब चीजों से भी संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। राहु बुध की युति जो है ये इंटरनेट या इंटरनेट से संबंधित जो भी व्यवसाय है या जो भी चीजें हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। राहु बुध जो है ये बहुत अगर आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये आपको बहुत सारे मल्टीपल हॉपिंग रिलेशनशिप देते हैं। जो हॉपिंगनेस आती है ना कि एक रिलेशनशिप में मन नहीं लग रहा है, छोड़ दिया, दूसरा ले लिया, दूसरा बाउंसिंग इफेक्ट जो है ना वो यहाँ पे होता है। एंड दैट टू बी विद द यंग पार्टनर। बुध इज यंग, बुध जो है प्रिंस है, उनका स्टेटस जो है वो प्रिंस का है, तो ये चीज होती है। तो ये जब वो बुध का टाइम पीरियड आएगा आपके पत्रिका में, अगर कोई ग्रह, मान लीजिए आप बुध की बात कर रहे हैं, बुध अगर वक्री है तो ये इस टाइम पे आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा जो शायद आपके जीवन में कभी था नहीं, आया 3-4 दिन रहा या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रहा, जो आपके वो सिचुएशन बनी, you had a relationship and then just go away, part your ways, that's it. So ये सिचुएशन जब होती है कि आप लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस को फेस करते हैं, then you are not able to tell it to anybody because you yourself are trying to figure it out, right? So ये चीज जो होती है ये कार्मिक होती है। कार्मिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे अगेन आप राशियों को भी देखिए, बुध जो है ये कन्या राशि का स्वामी है, और कन्या राशि क्या है कालपुरुष कुंडली में, ये प्रारब्ध को दिखाती है, पेंडिंग कर्मा को दिखाती है, तो पेंडिंग कर्मा पूर्ण होगा उस टाइम पे। इस प्रकार से ये सभी ग्रह इफेक्ट देने वाले हैं। अब हम क्या समझने वाले हैं कि हर लग्न के लिए और हर जन्म राशि के लिए राहु जो है यह मेष राशि में किस प्रकार से ओवरऑल आपको एक इफेक्ट देने वाले हैं इन 18 महीनों में, इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए कास्ट करते हैं चार्ट को और फिर जानते हैं कि राहु का क्या फल है आपकी राशि के लिए। सकते हैं अब बात करते हैं कि यहाँ पे लग्न से बात कर रहे हैं तो मेष राशि में जो राहु स्थित है, राहु यहाँ पे दृष्टि सीधे सीधे सप्तम भाव पे डालते हैं। राहु प्रथम भाव में होने के कारण ये आपको एक कुछ ना कुछ नई शुरुआत देने वाले हैं। नई शुरुआत के साथ साथ ये आपको एक बॉस वाली फीलिंग आप में हमेशा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि लग्न भाव में है। लग्न भाव में होने के कारण ये जो राहु है ये आपको ऐसे बर्ताव करने के लिए प्रेरित करेगा कि आप ही सब जगह मालिक हैं, डोमिनेशन आएगा। क्यों? क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ही समय में गुरु और शनि का गोचर बदलने वाला है। अप्रैल महीना काफी खास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अप्रैल में आप देखेंगे कि गुरु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आज हम राहु के वीडियो पे बात कर रहे हैं तो राहु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे 18 महीने तक आपके लिए ये जो राहु का गोचर है ये कहीं ना कहीं आपके काम के लिए, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अहम होने वाला है। आपके घर में आपके खास करके आपके पिताजी के भाई, मतलब आपके अंकल, इनके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और उस चेंजेस में आपका योगदान रहेगा। तीसरी बात कि आपके अगर बड़े भाई हैं, मेष लग्न के जातकों के अगर कोई बड़े भाई या बड़े सिबलिंग्स हैं तो उनके जीवन में भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। उस टर्निंग पॉइंट में आप कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाएंगे या फिर आप उसमें सपोर्ट देंगे। ये जो अप्रैल के बाद में का जो समय है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो समय है, आपके लिए काफी खर्चिक हो सकता है। क्यों खर्चिक हो सकता है? क्योंकि गुरु आपके लग्न भाव से 12वें में आ रहे हैं, इसलिए बाहर घूमने जाने का कहीं प्लान होना, या फिर फॉरेन विजिट होना, या फिर फॉरेन का कहीं प्लान होना, घर खरीदना, इन सभी चीजों की संभावनाएं दिखती हैं। खास करके गुरु जो है ये 12वें भाव में आने के बाद आपके लिए एक चांस आता है कि
आप उन सभी कर्मों को, उन सभी कर्मों को जो आपके घर के, आपके कुल देव के, आपके पितरों के, जिनको आपने अभी तक अटेंड नहीं करा है, जिनको आपने अभी तक एड्रेस नहीं किया है, अधूरा छूटा हुआ है। जैसे होता है ना कि शादी के बाद में लोग कुल देव की पूजा करते हैं, कुल देवी की पूजा करते हैं, और फिर ही नई चीजों की शुरुआत करते हैं, नए संसार की शुरुआत करते हैं। बहुतों का नहीं हो पाता है। तो ये समय है, ये एक टाइम पीरियड है जब आप ये चीज अगर करते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। गुरु जब तक वहां पर है तब तक आपको ये संधि है, पर जैसे ही गुरु वहां से हट के जब शनि वहां पे आते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो उसके भुगतान आपको करने पड़ सकते हैं। क्योंकि गुरु जब भी आता है तो वो आपको देने की क्षमता रखते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, संधि देते हैं। बट अगर आपने उस संधि का कुछ भी नहीं किया, आपने उस अपॉर्चुनिटी का, चांस का कुछ भी नहीं किया, उसके बाद में पीछे पीछे शनि जब आते हैं उस राशि में, तो वो फिर अपनी लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं और सभी चीजों को जो आपने नहीं की है उसका दंड भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस, फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर रिलेशनशिप की इश्यूज कुछ ना कुछ बनी रहने वाली है। जो लोग मेष लग्न के हैं उनके जीवन में रिलेशनशिप के मामले में आप देखेंगे कि इस 18 महीने में आप डिजायरस हो रहे हैं, आप में जिज्ञासाएं, आप में वांट्स बढ़ रही हैं, आप में आकर्षण का भाव बढ़ते जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि आपका गुरु आपकी पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर गुरु लग्न भाव को, लग्नेश को देखता है, आपको अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो ये हो सकता है कि ऐसा फल ना मिले। आपकी पत्रिका में राहु कहाँ बैठे हुए हैं, इस राहु का उस जन्मस्थ राहु से कैसा संबंध बन रहा है। षडाष्टक योग है तो ये नुकसान देने वाला है। मतलब राहु से राहु, जन्मस्थ राहु से गोचर का राहु 6, 8, 12 भाव में बैठता है, तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देने वाला है। फिर आपके जीवन में मतलब लोन्स या फिर कर्ज मुक्ति ना होना, या फिर डिस्प्यूट्स होना, लीगल प्रॉब्लम्स होना, किसी न किसी डिसीजेस का अचानक से सामने आना, या फिर अचानक से खर्चा हो जाना, जिस चीज के लिए आप सेव कर रहे थे वो चीज इनवैलिड हो जाना। और सडन एक एलिमेंट जो है ये हमेशा बना रहेगा। आपके बिहेवियर में, आपके डिसीजन मेकिंग में एक सडननेस हमेशा रहेगी। आपका बिहेवियर भी डिसीविंग हो सकता है खुद का। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी भले ही आप डिसीविंग बिहेवियर कर रहे हैं और उसके फल आपको बाद में मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बात करते हैं। कर लिया है और आप देखेंगे कि वृषभ लग्न के लिए राहु जो है, आप माउस को देखते जाएं, राहु जो है ये आपके 12वें भाव में आ चुके हैं, है ना। वृषभ लग्न के लिए 12वें भाव में राहु आ रहे हैं। इसका सीधा परिणाम देखिए, 7वें भाव से ये राहु 6वें भाव में जा रहे हैं। मतलब आपके जो स्पाउस हैं उनकी तबीयत खराब होना या हॉस्पिटल्स के चक्कर लगना, गुड न्यूज भी हो सकती है और या बैड न्यूज भी हो सकती है। किसी न किसी कारण के वजह से हॉस्पिटल में जाने का एक प्रसंग होना, ये संभव रह सकता है इस पूरे 1.5 साल में। इवन आप देखेंगे कि मेष राशि में राहु आने के कारण आप अगर भारत में रह रहे हैं तो आप भारत बाहर जाने की कोशिश करेंगे और स्थायी होने की भी कोशिश करेंगे। जो लोग माइग्रेट होना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये संभावनाएं 100% बढ़ जाती है। जिन लोग का वीजा अटका हुआ है, जिन लोगों का टिकट्स डिले हुए हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आई हैं, वो सारी दिक्कतें दूर होकर अब ये समय जो है अप्रैल से शुरू होगा और वहां पे पॉजिटिविटी आएगी इस मामले में। मैंने शुरुआत में कहा कि राहु जो है मेष राशि में आने के कारण ये बॉसिंग वाला फील आपको देने वाले हैं, डोमिनेशन वाला फील देने वाले हैं। तो डोमिनेशन कहाँ आ रही है? देखिए आप, डोमिनेशन आ रही है 12वें भाव में। मतलब उस भाव से संबंधित जो भी चीजें हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग रूप से आपके सामने आने वाली है और आपको उसके डोमिनेशन से दबना पड़ेगा। कुछ ना कुछ नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है कि बहुत लोग जो बाहर हैं, बाहर वास्तव बना चुके हैं, वहां पे वो घर लें, घर होने की संभावना है। परंतु उस घर को लेने में, प्रॉपर्टी के मैटर्स में कुछ ना कुछ हेर फेर या कुछ ना कुछ चीटिंग होने की संभावना है। तो आपको बहुत ध्यान से सारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट पूरा कंप्लीट करना है।
राहु से 12वें भाव में जो है वो अप्रैल के बाद में आप देखेंगे कि गुरु आ जाएंगे। राहु से 12वें भाव में जब गुरु आ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका दशम भाव, लाभ भाव और व्यय भाव काफी काफी एक्टिव हो रहा है, क्योंकि ये तीनों बड़े ग्रह पाराशर ऋषि के अनुसार ये तीनों बड़े ग्रह जो हैं ये ट्रिनिटी का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको हर प्रकार का एक जो भी आपके जीवन में प्रसंग घटित हो रहा है इनमें इन तीनों का हाथ होता है। तो सबसे ज्यादा ये एक्टिव होने के कारण आप देखेंगे कि लाभ में भी कुछ ना कुछ, हर प्रकार के लाभ, चाहे वो आपकी सैलरी हो, चाहे वो आपके ऑफिस का वातावरण हो, चाहे वो आपके बड़े सिबलिंग्स जो हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ हलचल मचना, इन सभी चीजों में कुछ ना कुछ एक घटनाएं घटित होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि आपके माता पिता को लेकर भी आप चिंतित रह सकते हैं इस पूरे टाइम पीरियड में, क्योंकि ये पूरा जो 18 महीने का समय है, ये समय आपको राहु जो है ये अचानक से चीजें आपके सामने देने वाले हैं। आप जितनी प्लानिंग करके चल रहे हैं वो प्लानिंग कंप्लीटली वैसी की वैसी ही फॉलो होगी ऐसा नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा सामने आते रहेगा, और वो सरप्राइज एलिमेंट हमेशा अच्छा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात देखिए आप कि शनि जो है ये भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य भाव में बैठकर जो वृषभ लग्न के जातक हैं वो कंसेप्शन के लिए प्लान कर रहे थे, अब्रॉड विजिट के लिए, या फिर जो बाहर की पढ़ाई के लिए या हायर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। उनको ये पॉजिटिविटी देने वाला है, संतति की प्राप्ति भी देने वाला है। देखिए ये समय खास करके आपके लिए जरूर होगा। जो लोग अपने माता पिता के साथ नहीं रह रहे थे उनको अपने माता पिता के साथ रहने का काफी अच्छा चांस मिल रहा है इस पूरे टाइम पीरियड में, खास करके शुरुआती दौर में। जरूर अगर आपके साथ ये सब चीजें हो रही हैं या ये घटना घटित होती हैं आगे चल के, तो कभी भी आप अब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके अपने अनुभव जो है ये शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बांट सकते हैं। मिथुन लग्न के जातक की देखिए कि मैंने ये जो चार्ट है ये 12 अप्रैल 2022 का लगाया है। क्योंकि राहु का जो गोचर है वो इस तारीख को हो रहा है, परंतु आप देखेंगे कुछ ही समय में शनि और गुरु जो है वो अपनी राशि परिवर्तित करके आगे आने वाले हैं। मतलब शनि जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे और गुरु जो है वो अभी मीन राशि में, अपनी राशि में आ जाएंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आने वाले हैं, और राहु देखिए आप मेष राशि में ऑलरेडी प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि राहु जो है ये लाभ भाव में आ रहे हैं। लाभ भाव जो है ये इनका काफी फेवरेट भाव है। मतलब लाभ त्रिकोण में, या आप कहेंगे कि धर्म अर्थ काम, मतलब काम त्रिकोण में राहु जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। परंतु यहाँ पे ध्यान देना है कि ये मेष राशि के राहु हैं। मतलब मंगल के रूप धारण कर यहाँ पे ये राहु बैठेंगे। तो ये अग्नि तत्व को भी लिए हुए हैं और वायु तत्व को भी लिए हुए हैं। राहु का लाभ भाव में आना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि लाभ में भी आपको काफी फायदा हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है। दोनों एलिमेंट बने रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि राहु जो है ये दिखाता है कि आपके जीवन में सभी प्रकार की जो एक डिजायर्स हैं, आपके इच्छाएं हैं, ये सभी राहु से रूल होती है। राहु आपको लूअर करता है, टेम्प्ट करता है। मिथुन लग्न के जातकों के लिए राहु जो है, आपके जन्मस्थ राहु से ये राहु जहां पे भी बैठे होंगे, अगर ये 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं तो ये नुकसान कर सकते हैं। परंतु अगर ये त्रिकोण में बैठे हुए हैं या फिर राहु का राहु के ऊपर भ्रमण है तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। ये कुछ ना कुछ आपके लिए टर्निंग पॉइंट लेके आने वाला है। अब देखिए आपकी आगे आने वाले समय में, जैसे कि मैंने कहा कि शनि और गुरु राशि परिवर्तित करके कुछ ही दिनों में आगे आ रहे हैं, मतलब मीन राशि में गुरु आ जाएंगे। तो राहु से 12वें भाव में गुरु आ चुके हैं। ये राहु से 12वें भाव में गुरु आने के बाद मिथुन राशि के जातकों के लिए पूरा जो 1.5 साल है, आप देखेंगे कि भाग्य भाव, दशम भाव और लाभ भाव ये बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रहा है। मतलब आपके जीवन में आपके पिताजी से संबंधित, आपके करियर से संबंधित, आपके बड़े भाई बहन, इनसे संबंधित बड़ी
घटनाएं घटित होने वाली है। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जहां पे आपका खुद का भी योगदान बन सकता है। कब बनेगा? जब बुध के साथ इनकी युति होती है, बुध के साथ में इनका इंटरेक्शन होता है। मतलब या तो ये राहु बुध कॉम्बिनेशन बन जाए, या फिर ये गुरु बुध कॉम्बिनेशन बन जाए, या फिर शनि बुध कॉम्बिनेशन जब बनता है तब ये चीज, तब आपका हस्तक्षेप बढ़ेगा यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि जो लोग व्यक्ति जो मिथुन लग्न के जातक जो हैं शादी ब्याह करना चाहते थे, उनके लिए भी ये संभावना बनती है कि आपकी शादी हो। जो मिथुन लग्न के जातक हैं उनके लिए करियर से संबंधित बहुत बड़ा टर्न है ये, क्योंकि दशमेश जो है वो दशम स्थान में आ रहा है। जो लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, जो लोग अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए भी ये काफी पॉजिटिव हो सकता है। पर अब आपको जरूर इस बात पे भी गौर करना होगा कि आपके जन्मस्थ शनि और गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, उसके ऊपर ये फलित बनेगा या बिगड़ेगा या फिर अलग होगा। तो ये जनरल तौर पे अगर आप देखते हैं तो ये सिचुएशन जो है आप देखेंगे कि ये आपको आपके भाग्य को आपके कर्म से पूरी तरह से जोड़ता है, और उसके कारण जो भी सिचुएशन आती है वो सिचुएशन आपको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देने वाली है जहां पर आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं उसके रिपरकशन आपको इस 18 महीने के अंत में मिल सकते हैं। इसकी संभावना दिखाई देती है। देखिए, आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं कि अब राहु जो है आपके 11वें भाव में है। जो भी मिथुन लग्न के जातक हैं, मिथुन राशि के जातक हैं, उनके लिए हायर स्टडीज की भी काफी बड़ी संभावना यहाँ पे बनती है कि आप माइग्रेट हों, आप उच्च शिक्षण के लिए बाहर जाएं, या फिर आपकी सैलरी में कुछ ना कुछ घटना बढ़ना हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये अप्रैल का टाइम पीरियड तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उस टाइम पीरियड पे एक मंदी आने की संभावना है जिसके कारण कुछ नुकसान हो सकता है। ये उनके लिए होगा खास करके जिनके पत्रिका में मूलभूत ही लक्ष्मी का नष्ट होने का योग होता है। उसके लिए आपको किसी ज्योतिषी से आपकी पत्रिका प्रॉपर तरीके से आकलन करवाना जरूरी है, तभी ये आप सुनिश्चित कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि शनि यहाँ पे भाग्य भाव में आ रहे हैं, मतलब भाग्येश खुद भाग्य भाव में आ रहा है। और शनि जो है, शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है ये कुंभ है। देखिए, और कुंभ में आने के बाद आप देखेंगे कि खास करके आपके माता का स्वास्थ्य यहाँ पे दिक्कत में होने की संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ पे आपके इन-लॉज जो हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। कर्क लग्न के जातकों के लिए देखिए कि आपका जन्मस्थ राहु कहाँ है। सबसे पहले आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जन्मस्थ राहु से ये गोचर का राहु कौन से स्थान पे आता है, इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है कि आपको फलित किस प्रकार से मिलेंगे। इस राहु को आप देखेंगे कि शनि की तीसरी दृष्टि आने वाली है अप्रैल के बाद में। इसका अर्थ है कि राहु जो है उसके ऊपर कड़ी नजर रखेंगे शनि, परंतु ये एक टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में शनि जो है, क्योंकि अभी फिलहाल शनि मकर राशि में चल रहे हैं और अब वो कुछ ही समय में मतलब अप्रैल में ये कुंभ राशि में आ जाएंगे और गुरु जो है वो मीन राशि में आ जाएंगे, तो शनि की पूरी दृष्टि बनी रहेगी। अब आप देखिए कि कर्क लग्न के जातकों के लिए ये जो राहु का गोचर है ये उनके दशम भाव में हो रहा है। दे विल बी बॉस अराउंड इन देयर वर्क एरिया। कर्क लग्न के जातकों के लिए ये पूरा जो 18 महीने हैं ये उनके काम को लेकर काफी हैपनिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए आप दशम भाव जो है ये आपके कर्म का है, आपके लाइवलीहुड का है, और राहु का वहां आना ये देता है कि आप जो रिस्क आपने अभी तक नहीं ली है वो रिस्क आप इस समय उठाने वाले हैं। जिस चीज को करने के लिए आप हमेशा कतराते रहे हैं वो चीज को करने की क्षमता आप में अब आएगी। कर्क लग्न के जातक जो हैं वो अपने काम काज में राहु का एलिमेंट ज्यादा लेकर आएंगे, मतलब स्ट्रेंजनेस, एक अलग सापन, एक अजीब सी क्या बोलते हैं उसे, अजीब सा एक इम्पैक्ट जो आप सरप्राइज एलिमेंट लेकर कर सकते हैं। जैसे
किसी कोई प्रेजेंटेशन देने वाला है, उस प्रेजेंटेशन में आपके टीम मेंबर्स के साथ में आपने सारे पॉइंट डिस्कस करे हैं, परंतु एंड प्रेजेंटेशन के टाइम में आपने एक ऐसा सरप्राइज एलिमेंट डाल दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका है, जिससे आप दिखाई देते हैं कि आपने क्या अलग किया है। तो आप अलगाव लेकर आने वाले हैं, आप डिफरेंट एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर आने वाले हैं। राहु का दशम भाव में आना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जैसे राहु डिजायर्स को बढ़ाते हैं, आपके काम काज के एम्बिशन को बढ़ाने वाला है, डिजायर को बढ़ाने वाले हैं, परंतु राहु जो है वो चीटिंग के भी कारक हैं, धोखे के भी कारक हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी धोखे के बेस पे की गई चीज या चीटिंग के बेस पे की गई चीज, इसका भले ही आपको शॉर्ट टर्म में फायदा हो रहा हो, पर लॉन्ग टर्म में आपको इसका दंड मिलने की संभावना है। क्योंकि शनि भी यहाँ पे नजर दे रहे हैं, और शनि की नजर के होने के कारण हालांकि ये चीज नहीं होगी, पर फिर भी अगर हम आंखें चुरा के बहुत बार चीजें कर देते हैं ना, तो वो चीज नहीं करना है यहाँ पर। अब आप एक और चीज देखेंगे कि शनि और राहु में गुरु यहाँ पे थोड़े पिसने वाले हैं। हालांकि गुरु अपने ही राशि में स्थित होने वाले हैं, तो ये भाग्य का भी बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। कर्क लग्न के जो जातक हैं, जो लोग शादी के लिए शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि यहाँ पे उनका विवाह में बंधना पॉसिबल हो रहा है। जो लोग पैतृक संपत्ति के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे, या उनका कोई केस चल रहा था, प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था, वो सारा सॉल्व होने की संभावनाएं भी यहाँ पे दिखाई देती है। परंतु ये जो संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं तब होती हैं जब कोई एक चीज आपके हाथ से छूट जाएगी, उसके बाद में वो चीज आपको मिलेगी। इन-लॉज के साथ में आपके संबंध जो है यहाँ पे थोड़े ऊपर नीचे हमेशा रह सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि कर्क लग्न के जातकों के लिए भी 8वां, 9वां और 10वां भाव काफी रूप से एक्टिवेट हो रहा है, और ये काफी लंबे समय तक एक्टिवेट रहने वाला है। इसका अर्थ है कि इन तीनों का आपस में भी संबंध होने वाला है। मतलब अष्टम भाव गुप्त विद्या को दिखाता है, 12वां भाव आपके रिलीजियस मैटर्स को दिखाता है, और दशम भाव कर्म। मतलब आपके कर्म कुछ ऐसे रहने वाले हैं कि जिसमें आप कहीं ना कहीं गुप्त चीजों से, गुप्त विद्याएं हो सकती हैं, तंत्र मंत्र हो सकता है, साधनाएं हो सकती हैं, ज्योतिष विधा में हो सकता है, या फिर कोई एंशिएंट विद्या आप सीखना चाहते थे। ये टाइम पीरियड आपको उन सब चीजों में और ज्यादा रुचि बढ़ाएगा और देगा कि आप करें। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। क्योंकि भाग्येश और सप्तमेश आप देखेंगे कि ये कर्म के भाव में आ रहे हैं, अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो ये आपको अपने मातृभूमि से दूर ले जाने के योग दिखाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये कर्क लग्न के जातकों के लिए भी पहले जो 6 भाव हैं, ये पूरी तरह से खाली होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि बाकी जो ग्रह हैं वो अपनी अपनी फेरी में जब जब इनके सामने आमने सामने आएंगे, तो आपको दिखेगा कि ये एक सिचुएशन बनती या बिगड़ती दिखाई देगी। खास करके लग्नेश की बात करें, चंद्र की बात करें, तो चंद्र तो सबसे ज्यादा टाइम फटाफट चेंज करते हैं राशि। तो जब भी राहु के साथ चंद्र का संलग्न होंगे, तो वो एक ग्रहण योग निर्माण करेंगे। वो ग्रहण योग आपके इमोशंस को लेकर सबसे ज्यादा वर्क करेगा। इसका अर्थ है कि आपको पूरे 1.5 साल अपने इमोशंस पे भी काम करते रहना है। आपके इमोशंस को आप जब तक कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तब तक आप अपने काम में यशस्वी नहीं होंगे। उसी प्रकार से गुरु के साथ में चंद्र आता है, तो आप देखेंगे कि गजकेसरी योग निर्माण करता है, और यह आपके काम के लिए या आपके पिता की ख्याति के लिए, आपकी ख्याति के लिए बहुत अच्छा योग है। शनि के साथ में चंद्र जब आते हैं यहाँ पर, तो लग्नेश का शनि के साथ में आने के कारण आप देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक विषयोग निर्माण करता है। वो टाइम पीरियड है जब आपको अपने मानसिक मेंटल डिप्रेशन या मेंटल स्थिति को सक्षम बनाकर रखने के लिए उपाय करते रहने पड़ेंगे। सिंह लग्न के लिए आप देखिए, राहु जो है उनके त्रिकोण भाव में आ रहे हैं, और त्रिकोण भाव में आने के कारण ये अपने पास्ट से, अपने पाप पुण्य से, आपके प्रारब्ध से कहीं ना कहीं आपके कर्मों को जोड़ने वाले हैं पूरे 1.5 साल। आपका जन्मस्थ राहु कहाँ पर स्थित है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्थिति बनेगी। अगर उस राहु का आपके जन्मस्थ राहु के साथ में अगर 6, 8, 12 का संबंध बनता है, तो ये आपके लिए नुकसानदायक
नुकसानदायक किस प्रकार से हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं किसी लिटिगेशन इश्यूज में फंसना, प्रॉपर्टी के मैटर्स में आपको फंस वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आना, या फिर वहां पे धोखाधड़ी होना, या फिर आपको कोई अगर डिसीज होती भी है, कोई बीमारी होती भी है, तो उसका निदान या उसका उसका पता लगना ही काफी समय के बाद होता है। तो ये सब चीजें ना हो, इसके लिए आप पहले से ही प्रिकॉशियस रहे, ध्यान देकर लिस्ट बनाकर इन सब चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। भाग्य भाव में राहु का आना, ये कोई देखा जाए तो ये भाग्य भाव जो है ये राहु का भाव है ही नहीं, क्योंकि भाग्य स्थान पर राहु का आना इसका अर्थ है कि चंडाल का एक मंदिर में जाकर बैठना। तो जब चंडाल जो है मंदिर में जाकर बैठेंगे तो वो क्या करेंगे? जो चंडाल करते हैं वही चीज वो वहां पर भी करेंगे, मतलब वहां का वातावरण वो दूषित करने वाले हैं, मतलब वहां पे भाग्य का भी दूषित होना। हालांकि हम कलयुग में हैं और कलयुग में राहु जैसा ग्रह ही सबसे ज्यादा तारने वाला है, परंतु राहु जो है ये बुचर या आप कहेंगे चंडाल की वृत्ति को जरूर दिखाते हैं। पर राहु से पीछे आप देखिए कि गुरु आ रहे हैं, और गुरु से पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुंभ राशि में शनि आ रहे हैं। ये दोनों घटनाएं जो है ये भी अप्रैल में ही होने वाली है, हालांकि राहु का गोचर पहले हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि सिंह लग्न के जातकों के लिए ये जो पूरा 1.5 साल है ये उनके लिए सप्तम, अष्टम और नवम भाव पूरी तरह से एक्टिवेट होने वाला है। तो पूरे जीवन, पूरे 1.5 साल तक आपके जीवन में एक टॉपिक बना रहेगा, वो होगा सबसे पहले रिलेशनशिप, आपका स्पाउस या फिर आपकी पार्टनर, या फिर आप किसी पार्टनरशिप को कायम सीख कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ रहे या आप उसके साथ रहें, या आपको उसकी तलब लगना, ये सब चीजें भी होंगी। अष्टम भाव है तो अष्टम भाव से संबंधित चीजें, जैसे आप पार्टनर के साथ में जाना, या फिर मैरिड लाइफ को बेहतर करना, या फिर मैरिड लाइफ में इश्यूज आना, या फिर मैरिड लाइफ को लेकर बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होना। फॉर एग्जाम्पल कैसे आपके जीवन में बच्चों का आना, कंसेप्शन होना, घर खरीदना, या फिर आप लोग की जॉब प्रोफाइल ऐसी होने के कारण आप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं या फिर अलग अलग रह रहे हैं, क्योंकि शनि का सप्तम भाव में आना ये उस भाव को स्कैंटी कर देता है, उस भाव को ड्राई कर देता है। हालांकि शनि जो है वो लॉन्ग लास्टिंग दिखाते हैं, तोड़ते नहीं हैं, परंतु वो क्या करते हैं, जितना चाहिए उतना ही देंगे, अल्प। तो राहु का यहाँ पे भाग्य भाव में होने के कारण आप देखेंगे कि राहु यहाँ पे सबसे आगे है, और भाग्य में राहु होने के कारण भाग्य राहु के हाथ में चला जाता है, मतलब सरप्राइज एलिमेंट बढ़ जाएगा। मतलब अचानक से जो एक चीजें होना आपके जीवन में, आपने जो प्लानिंग करके रखी थी, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी, अचानक होंगे। ये भी संभावनाएं हो सकती हैं कि सिंह लग्न के जातक जो हैं वो अपनी कास्ट में न रह के किसी और कास्ट के व्यक्ति के साथ में शादी करें, खास करके किसी विडो के साथ में आपकी शादी होने की संभावना दिखती हैं। आप भले ही अनमैरिड के स्टेटस के होंगे, या परंतु आप ऐसे व्यक्ति के साथ में शादी करना पसंद कर रहे हैं जो एक नॉर्मल स्टेटस नहीं है, जिनका नॉर्मल स्टेटस नहीं है, तो वो डिवोर्स ही हो सकती हैं, विडो हो सकते हैं, या फिर आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या फिर फॉरेनर भी हो सकते हैं। देखिए, फॉरेनर जरूरी नहीं कि अमेरिका का हो या बाहर देश का हो। एक साउथ इंडियन के लिए महाराष्ट्रियन व्यक्ति फॉरेनर ही होगा, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है। देखिए, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। तो ये इंटर कंट्री या आउटसाइड कंट्री दोनों पे लागू होता है। जो जातक बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पूरा टाइम पीरियड आपको एक ऐसी संधि देने वाला है, चांस देने वाला है कि जो आपने पिछले 18 सालों में नहीं किया, वो आप इन 18 महीनों में करेंगे। जो चीजें आपको टिकमार्क करनी थी, वो टिकमार्क आप इस टाइम पीरियड में करने वाले हैं। आप देखेंगे कि राहु से 12वें भाव में गुरु आने के कारण 8वें भाव में जब गुरु आते हैं तो वो आपको सभी प्रकार के जो रिलीजियस चीजें हैं उसको करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब आपकी शादी हो चुकी है, या फिर आप जिस कुल में आपने जन्म लिया है उस कुल के बारे में, उस कुल की चीजों को करने के लिए, जो भी आपने रिचुअल्स हैं, जो पूजाएं हैं, वो सारी अगर नहीं करी है तो उनको करने के लिए आपको चांस देंगे, आपको प्रेरित करेंगे, और तो आपको करना चाहिए। आपको अपने पितरों को भी थैंक्स बोलना चाहिए। लग्नेश सूर्य जब जब राहु के साथ में संलग्न होगा तब एक ग्रहण का टाइम पीरियड
आने वाला है। तो जब वो ग्रहण निर्माण करता है, पितृदोष निर्माण करता है, तो वो कुछ समय के लिए कुछ चीजें ढांक देगा। तो उस 1 महीने तक शांति से बैठे रहना है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, या जो चीजें हो रही हैं उसे पूरी तरह से कंट्रोल मत करिए, उसके प्रवाह के साथ जाइए और वो पूरी करिए। आगे कन्या लग्न के देखिए, राहु जो है ये उनके अष्टम भाव में आ रहे हैं। राहु का अष्टम भाव में आना ये दिखाता है कन्या लग्न के जातकों के लिए कि ये जो 1.5 साल है उनके जीवन का, वो गुप्त रहकर कुछ ना कुछ चीजें करना पसंद करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप तंत्र मंत्र में काफी इंटरेस्ट लें और इस इंटरेस्ट के कारण आप उसकी पढ़ाई करें, इसकी संभावनाएं हैं। राहु अष्टम भाव में होने के कारण पैतृक संपत्ति को लेकर भी कुछ ना कुछ चीटिंग होना, इन सब चीजों में कुछ ना कुछ दिक्कतें आना, ये पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। आपकी माता का स्वास्थ्य यहाँ पर बिगड़ सकता है, उसका खास ध्यान रखिए। राहु के अष्टम भाव में होने के कारण जो जातक पढ़ाई में, रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा समय है कि वो एक आपकी रिसर्च जो है वो काफी अच्छी बाहर आ सकती है, या फिर आप उसके ऊपर बहुत अच्छा अलग काम कर सकते हैं। कन्या लग्न के जातकों के लिए आप खास करके देखेंगे कि षष्ठ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव पूरी तरह से एक्टिवेटेड रहने वाला है 1.5 साल तक। तो कन्या लग्न के जातकों के लिए सबसे ज्यादा अगर एक्टिवेशन हो रहा है तो उनके पार्टनर की लाइफ में सबसे ज्यादा हलचल मचने वाली है, क्योंकि सप्तम भाव अपने पार्टनर का होता है। आपका जॉब प्रोफाइल, आपकी सर्विस, इन सब चीजों को लेकर भी आप काफी हेक्टिक शेड्यूल में रहने वाले हैं पूरे 1.5 साल तक, क्योंकि आप देखेंगे कि शनि आपके षष्ठ भाव में आ रहे हैं और गुरु आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। संतति की प्राप्ति होने के चांसेस है, खास करके दूसरी संतति की प्राप्ति होने के चांसेस आपके लिए बनते हैं। यहाँ पर जिन लोगों की कुंडली में 6वें, 8वें और 6वें, 7वें और 8वें मतलब कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में अगर कोई ग्रह है तो उनके लिए काफी ये टर्निंग पॉइंट होगा, काफी इवेंटफुल होने वाला है ये साल, ये 1.5 साल। आप देखेंगे कि बुध किस प्रकार से इनके साथ में इंटरैक्ट करते हैं, तब तक आपका खुद का संबंध उन घटनाओं में जुड़ेगा। मतलब आप देखेंगे कि अगर राहु के साथ में बुध की युति होती है तो डेफिनेटली उस टाइम पीरियड पर आपका खुद का इंटरफेरेंस उस मैटर में होगा और उसके कारण वो चीजें, घटनाएं घटित होंगी, ऐसा दिखता है। तो आपका देखना है कि मेष राशि में बुध का प्रवेश कब होगा, ये चीजें तब होंगी। मेष, वही सेम चीज आप देखेंगे कि गुरु के साथ में जब बुध जुड़ते हैं, मतलब लग्नेश जब गुरु के साथ में संलग्न होते हैं, मतलब जब वो मीन राशि में आएंगे वो नीच के होंगे, परंतु आप नीच के होने के कारण भी होते हुए भी वहां पे खुद गुरु होने के कारण आपको उसमें फायदा जरूर होगा, परंतु वहां पे आपका से बहुत ज्यादा नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी, बट आपका होना ये चीज उस घटना को पूरा करेगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि षष्ठ भाव में बुध का जुड़ना गुरु के साथ में वो कहीं ना कहीं क्या देता है कि आप खुद जाकर किसी चीज को, मतलब जॉब चेंज करना, उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। आप खुद जाकर लोन्स लेना, खास करके अपने घर के लिए हो। ये टाइम पीरियड है कि जब आप अपने बच्चों के लिए, आपके उनके एजुकेशन के लिए आप काफी जद्दोजहद करेंगे, प्रयास करेंगे कि उनको बेटर प्लेस, बेटर स्कूल ये मिले। ये संभावना दिखाई देती है अगले आने वाले 6 महीनों के लिए। उसके बाद में ऑब्वियसली गोचर चेंज होगा, और जब गुरु और शनि वक्री होंगे, वो वीडियो तो डेफिनेटली आपके सामने जब आएगा तो आप देख ही सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपकी जो दशाएं चल रही हैं उनका इंटरफेरेंस, उन ग्रहों का इंटरफेरेंस इन ग्रहों के साथ में इंटरेक्शन देकर एक अलग इवेंट आपके लाइफ में लेकर आते रहेंगे। अब आपके जन्मस्थ राहु कहाँ बैठे हुए हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि गोचर का राहु आपको कैसे इफेक्ट देने वाला है। दोनों में अगर 6, 8, 12 भाव का संबंध बनता है तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। 6 में अगर 6वां संबंध बन रहा है, मतलब राहु से राहु 6वें बैठे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं कार्मिक प्रारब्ध के भोग देने वाले हैं, आपको पेंडिंग कर्मा निभाना है, पूरा करना है। 8वें भाव में आता है तो हो सकता है किसी डिसीज, किसी बीमारी के थ्रू आप जा रहे हैं और उसको आपको पूरा भोगना पड़ेगा,
12वें भाव में होता है अगर, तो वो कहीं ना कहीं लॉस दिखाता है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाता है, या फिर निजात भी दिखाता है कि वो चैप्टर क्लोज हो गया। इस प्रकार से इस राहु की एक अलग अलग छटाएं आपको पूरे 1.5 साल तक दिखने वाली हैं। हालांकि ये कन्या लग्न का जो राहु है अष्टम भाव का, ये आपको काफी इंटरेस्ट अष्टम भाव को लेकर देने वाला है। अगर आप वो एनर्जी वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं तो आप उसके बैड इफेक्ट्स को भी दूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तुला की बात करते हैं। तुला राशि के लिए, तुला लग्न के लिए आप देखेंगे कि ये जो गोचर है ये इनके सप्तम भाव में हो रहा है। खास करके तुला लग्न और मेष लग्न के जातक जो हैं, आप देखेंगे कि लग्न भाव में ये लग्नों से सप्तम, सप्तम से लग्न, ये युति जब आ रही है, ये गोचर जब आ रहा है राहु का, तो ये आपको पूरी तरह से अपसाइड चेंज करने के लिए आया हुआ है, आप में चेंज लाने वाला है। क्योंकि केतु का यहाँ पे सप्तम प्रथम भाव में होना, राहु का सप्तम भाव में होना, राहु का सप्तम भाव में होना मतलब काम त्रिकोण में होना, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ एक चीज हो सकती है कि धोखा आना, या फिर सरप्राइज एलिमेंट आना, या फिर जो अनएक्सपेक्टेड लोग हैं उनसे जुड़ना, ये एक थीम आपके जीवन में आ सकती है। देखिए, राहु का 7वें भाव में होना ये दिखाता है कि जब आप किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं या फिर आप पार्टनरशिप में हैं, तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक वो रिलेशनशिप में या आपकी पार्टनरशिप में सब चीजें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो दिखाते हैं कि चीटिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आपके रिलेशनशिप में, आपके साथ में कुछ ना कुछ स्कैंडलस भी हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र भी हो सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। तो ये जब चीजें होती हैं, पहले और 7वें भाव में जब राहु केतु का आगमन होता है तो ये हमेशा कार्मिक भी होता है। ऐसे समय पे व्यक्ति जो है वो एक अलग ही पर्सनालिटी को जीने लगता है, अलग ही अपना व्यवहार देखता है, अपनी हैबिट्स देखता है, अपने विचारों को देखता है। वो सारी दबी इच्छाएं, वो सारी दबी आकांक्षाएं जो आपकी डिजायरस होती है, जो आप कभी भी इमोरलिटी ही बोल सकते हैं उसे, जो इमोरल होता है वो सारी चीजें सामने आती हैं। राहु और इमोरल होना ये बहुत हाथों में हाथ लेकर काम करते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि राहु खुद चंडाल है, और ये चंडाल जो है ये सप्तम भाव में आ रहा है। इस समय आप जो भी रिलेशनशिप में जुड़ते हैं वो आपको कहीं ना कहीं कार्मिक चीजें ही देंगी। हो सकता है कि वो पिछले जन्म का आपका कोई साथी हो, पिछले जन्म का कोई आपका अधूरा छूटा हुआ रिश्ता हो, जिसको आप उस समय ये 1.5 साल जीने वाले हैं। सप्तम भाव में राहु का आना ये दिखाता है कि स्पाउस के साथ में, मैरिड लोगों के साथ में, या जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स मैरिज लाइफ में उद्भव हो सकते हैं, अफेयर होने के कारण आपकी रिलेशनशिप टूट रही है। आपके अब देखिए, अफेयर होना या किसी व्यक्ति का बाहर जाना, उसके बहुत अनेक कारण हो सकते हैं। वो इटसेल्फ इज अ डिफरेंट विषय। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बोलने के लिए पॉइंट्स बहुत सारे हैं, अलग अलग ग्रह हैं जो अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। मंगल है, राहु है, शुक्र है, ये अपनी अपनी बहुत अलग भूमिकाएं निभाते हैं उस चीज को घटित होने के लिए। आगे देखिए आपकी इस राहु के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो गुरु है, क्योंकि अप्रैल में ही गुरु और शनि राशि परिवर्तित करके एक एक राशि आगे आ रहे हैं। जैसे शनि अभी मकर राशि में चल रहे हैं, मकर राशि से कुंभ राशि में आने वाले हैं, उसी प्रकार से गुरु जो है अभी फिलहाल कुंभ राशि में है, पर वो मीन राशि में आने वाले हैं। राहु के पीछे जब भी गुरु होते हैं तो वो दिखाते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक राहु से व्यय स्थान में गुरु का होना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज का व्यय दिखाते हैं, उस चीज का प्रॉब्लम दिखाते हैं, उस चीज को लेकर कार्मिक अनुबंध दिखाते हैं। तुला लग्न के जातकों के लिए आप देखेंगे कि ये जो पूरा 1.5 साल है आपके जीवन में, आप पंचम स्थान, षष्ठ स्थान और सप्तम स्थान इतने हेवीली एक्टिवेटेड रहने वाले हैं, और आपके जीवन में उसी से संबंधित इन 1.5 सालों में, मतलब 18 मंथ्स में ये सारी घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो बच्चों से संबंधित कुछ ना कुछ इवेंट होना, बच्चा होना, आपके लाइफ में बेटे का या बेटी का, संतति का आगमन होना, आपकी लव मैरिज होना, आपके
लव अफेयर्स होना, इसकी संभावना है, आपका लोन लेना, आपकी जॉब चेंज होना, आपके जॉब से आपको एक अलग ही संतुष्टि मिलना, प्रमोशन होना, ये भी सारी संभावनाएं दिखाई देती है। हालांकि जब जब मैं सप्तम भाव की बात करती हूँ, इस सप्तम भाव के राहु की बात करती हूँ, तो वो कुछ ना कुछ नई शुरुआत देने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति भी मिल सकता है कि उस नई शुरुआत में आप डोमिनेंट रूप से काम कर रहे हैं, उस चीज को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक उसे आप कंप्लीट भी करने वाले हैं। देखिए, राहु का यहाँ पे काम त्रिकोण में आना ये भी दिखाता है कि काम त्रिकोण काफी हेवीली यहाँ पे एक्टिवेट होता है। राहु जब सप्तम भाव में आते हैं और खास करके लग्नेश शुक्र जब यहाँ पे संलग्न होगा, तब व्यक्ति के जीवन में श्रृंगार रस ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, आपकी पत्रिका में वो राहु कहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, आपकी दशा कौन सी चल रही है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, वो घटित होगा कि नहीं घटित होगा, परंतु राहु के साथ में शुक्र, और खास करके तुला लग्न के लिए, क्योंकि तुला लग्न के स्वामी जो है वो शुक्र हैं, और शुक्र जब राहु के साथ में आएंगे तो क्या होगा, ये आपके जीवन में उस श्रृंगार रस को बढ़ाने वाले हैं। इसका अर्थ है कि अफेयर्स का होना, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स का होना, या इवन कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए आप किसी के साथ में फिजिकली जुड़ जाते हैं, इमोशनली जुड़ जाते हैं, रोमांटिकली जुड़ जाते हैं, ऐसे वाकये आपके जीवन में होना ये भी दिखाई देता है। लग्नेश का मतलब शुक्र का जुड़ना, वही लग्नेश जब आपका पंचम भाव में आ रहा है, षष्ठम भाव में आता है, तो ऑब्वियसली ये शुरुआत हो जाती है पंचम भाव से, क्योंकि वो वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा, राइट। तो वो घटनाएं वहां से घटित होना शुरू हो जाएंगी। मतलब जब ये घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके ऑलरेडी 3-4 महीने पहले इसकी शुरुआत हो चुकी होगी। तो आपको क्या नोट करना है, आपको ये नोट करना है कि शुक्र का राशि गोचर कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में कब होने वाला है, तब ये घटनाएं घटित होंगी 1.5 साल में। और उसी समय पे जब भी शुक्र जहां जहां पे भी रहेंगे, जिस जिस स्थान में रहेंगे, जहां पे अब आपके पत्रिका में ये मेष राशि जैसे सप्तम भाव में है, अलग अलग भाव में जो भी ग्रह होंगे वहां पे जब शुक्र आते हैं और राहु का वहां पे योग बनता है, तो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन आ रहा है वहां पे, राइट। वृश्चिक राशि के लिए आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल है, मतलब लग्नेश मंगल के ही दूसरी राशि में राहु का प्रवेश हुआ है। मतलब मेष राशि के ये राहु हैं। मेष राशि के राहु मतलब ये कहीं ना कहीं अंगार योग को भी निर्माण कर रहे हैं, 6वें भाव में कर रहे हैं, रोग स्थान में कर रहे हैं आपके लिए। आपको स्किन डिसीजेस होने की काफी संभावनाएं रहेंगी ये पूरे 1.5 साल में। सबसे पहली बात, स्किन डिसीजेस, फूड पॉइजनिंग, इससे परेशान हो सकते हैं आप, तो आपको इम्यूनिटी काफी अच्छे से रखना है, ये पहली शर्त है। दूसरी बात, लग्नेश मंगल जब यहाँ पे मेष राशि में आएगा तो वो अंगार योग निर्माण करेगा और वो आपके रूटीन को पूरी तरह से बिगाड़ेगा एक्चुअली। तो वो एक समय है जब आपको बहुत हैवी एनर्जी फील होने वाली है। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप जिम करें, घूमें, मतलब पसीना बहाएं। उसके अलावा आप उस एनर्जी को बहुत अच्छा चैनलाइज नहीं कर सकते हैं। तो किसी न किसी रूप से उस एनर्जी को इन्वेस्ट करना, चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। ये राहु जो है ये 6वें भाव में बैठकर शत्रुओं का नाश करता है, शत्रुओं का नाश करता है। ये शत्रु जो है ये छुपे शत्रु हो सकते हैं, आपके अनदेखे शत्रु हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि ये शत्रु आपके हैं। ये आपको शत्रुत्व भाव से देखते हैं, ऐसे लोग भी आपके सामने आएंगे और ये परास्त होंगे। परंतु जब इस राहु के साथ में चंद्र या सूर्य जुड़ते हैं तो ये ग्रहण योग निर्माण करता है और उस समय आप वल्नरेबल रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि राहु और चंद्र और सूर्य किस समय पे मेष राशि में आते हैं, उस समय पे आपको अपने डिसीजन मेकिंग काफी सतर्क होकर लेनी है। दूसरी बात, इस राहु का जो एक इम्पैक्ट है आपके 6वें भाव में, मतलब आपके सर्विस के ऊपर, जॉब के ऊपर भी काफी हद तक होने वाला है। तो जॉब से रिलेटेड आप देखेंगे कि आपका संबंध जो है वो मुस्लिम्स लोगों से या फिर फॉरेनर्स से, इन सब लोगों से ज्यादा आने वाला है। आप एक अलग, अगर आप आईटी में है तो आप एक अलग रूटीन को देखेंगे कि आपका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे आप अमेरिकन शिफ्ट में काम कर रहे हैं या आप ऐसे अब्रॉड विजिट होना, इसकी भी पूरी संभावनाएं दिखती हैं।
परंतु ये जो सिचुएशन जब बनती है, तो ये सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं कुछ पाना और कुछ खोना, सडन एलिमेंट, स्ट्रेंज चीजें, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था फिर भी वो चीज आपके साथ में हो रही है, ये सारी थीम रहेगी 1.5 साल तक। वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपका मूलतः मतलब जन्मतः राहु कहां पर है, आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। उसके हिसाब से आपको फलित का अनुमान लगाना चाहिए। यही राहु आपके मतलब गोचर राहु आपके जन्मस्थ राहु से 6, 8 और 12 भाव में है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाला ही है। तो मानसिक तैयारी बनाइए, उस चीज को फेस करने की शक्ति बढ़ाइए अपने, कि मैं कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कैसे फेस करूं। वही आप देखेंगे कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए खास करके 1.5 साल जो है, चौथा, 5वां और 6वां भाव बहुत हद तक एक्टिवेटेड रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आने वाला जो समय है, अप्रैल है, उस टाइम पे शनि गोचर करके कहां पे आ रहे हैं, कुंभ में आ रहे हैं, और गुरु जो है वो गोचर से कहां पे आने वाले हैं, मीन में आने वाले हैं। तो मतलब चौथे भाव में शनि आ जाएंगे, 5वें भाव में गुरु आ जाएंगे और उसके आगे राहु। तो ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन काफी एक हेवी एनर्जी दिखाती है इन तीनों भाव में। तो मतलब आपका सुखों का भाव, सुख का भाव, आपके व्हीकल्स से संबंधित, आपके बेसिक एजुकेशन से संबंधित, आपके घर से, आपके कुटुंब से संबंधित, कौटुंबिक सुख से संबंधित यहाँ पे घटनाएं घटित होने वाली है, ऊपर नीचे चीजें होने वाली है। पंचम भाव में गुरु का आना ये तथास्तु कहता है संतति उत्पत्ति के लिए। जो लोग संतति के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये समय है जब आपको संतति में यश मिल सकता है। आप अगर मैरिज करना चाह रहे हैं तो ये समय है कि आपको लव मैरिज के लिए भी यहाँ पे काफी अच्छे चांसेस मिलते हैं। जिन लोगों के बच्चे एजुकेशन 10th में हैं, 12th में बोर्ड में हैं, जो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को फेस कर रहे हैं, उनको इस समय पे अच्छे मार्क्स आना, एक मेरिट होल्ड होना, रिवॉर्ड मिलना, कुछ ना कुछ अच्छी पदवी मिलना, इसकी संभावनाएं दिखाई देती है। तो आप देखेंगे कि अभी फिलहाल ये चीज हुई होगी कि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए पिछला कुछ समय शायद बहुत हैवी गया है। मतलब घर में शायद किसी की डेथ होना, खास करके माता की हो सकती है, या फिर घर में खुद के घर में कुछ ना कुछ डिसीजेस से, बीमारियों से जूझना, ये सारी सिचुएशन से भी आप पार हो ही रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए इन्हें खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए अपने माता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जॉब के जो जॉब आपके हाथ में है उसे अच्छे से पकड़ के रखना, उसे अच्छे से संभाल के रखना, ये भी फिलहाल सही डिसीजन होगा। आपको ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आप सतर्क रहिएगा कि डॉक्यूमेंटेशन में भी कोई ना कोई चीटिंग होना या कोई ना कोई दिक्कतें आना, ऐसी संभावनाएं कुछ हो सकती हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो या फिर आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो, या किसी चीज आप स्ट्रेस में रह रहे हैं और शायद आपने बिना पढ़े कहीं ना कहीं किसी पॉलिसी पे साइन कर दिया, तो ये स्थिति आपको प्रॉब्लम में ला सकती है। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। धनु लग्न के लिए देखिए आप, ये जो राहु है ये इनके त्रिकोण भाव में वास कर रहे हैं, देखिए, और त्रिकोण भाव में जब राहु आते हैं तो वो बताते हैं कि आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में जो भी आपके अधूरे रोमांटिक अफेयर्स, रोमांटिक रिलेशनशिप बची थी, वो पूरी होगी इन 1.5 सालों में। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएगी, ऐसा व्यक्ति आएगा, ऐसे रिलेशनशिप आएंगे जिसमें जिसके साथ में आपका सरोकार बाकी है और वो पूरी होंगी। यहाँ पे पंचम भाव में राहु का आना ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके घर में किसी न किसी समय पे कोई घटना घटित हुई है, आपके होने के पहले हो सकती है, आपके जन्म के पहले हो सकती है, जिसके कारण वो जो दोष है, वो शाप है आपका, इन 1.5 साल में आपको दिखाई देगा। इस 1.5 साल में आप देखेंगे कि उस राहु के कारण, अब राहु जो दोष दिखाता है वो क्या हो सकता है, देखिए, चीटिंग हो सकती है, हत्या हो सकती है, किसी को पैसों का धोखा देना, ये भी हो सकता है।
या किसी की संतति का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करना, संतति अबॉर्ट करना, ये सारी सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक कोई भी डिसीजन मेकिंग करिएगा इस टाइम पीरियड पे। राहु का पंचम भाव में आना ये दिखाता है, आपका गोचर का राहु पंचम भाव में है, तो जन्मस्थ राहु आपका कहां पर है उसको देखना चाहिए आपको। अगर उस राहु से इस राहु में 6, 8, 12 का संबंध बनता है तो ये जो गोचर है ये दिक्कत तो देने वाला ही है। मानसिक रूप से आपको तैयारी करना बहुत जरूरी है कि हमें प्रॉब्लम आएंगी, फेस करना है। बट अगर आपकी दशा भी राहु की चल रही है तो फिर डेफिनेटली ये एक हैपनिंग टाइम पीरियड होने वाला है। हैपनिंग दोनों रूप से हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस आएंगे, ऐसे कुछ चीजें आएंगी जो आपकी अधूरी बची हुई है या फिर अचानक से आएंगी। ये थीम रहेगी पूरी 1.5 साल। धनु लग्न के लिए ये जो पूरा 1.5 साल है, ये आप देखेंगे कि आपके लिए तीसरा भाव, चौथा भाव और 5वां भाव बहुत हद तक एक्टिवेट होगा। तो मतलब आप पूरे 1.5 साल में आपका ज्यादा टाइम स्पेंड होना सिबलिंग्स के साथ में, आपका एफर्ट्स आप बहुत ज्यादा लगा रहे हैं किसी दिशा में, आपको दिशा देखनी पड़ेगी कि सही है कि नहीं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और वो जॉब जिस प्रोफाइल पे है उस प्रोफाइल में आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपको डिसीजन मेकिंग सही रूप से करना जरूरी है। तो वो एफर्ट्स वेन में नहीं जाए, इसका आपको ख्याल रखना है। आने वाला जो समय है अप्रैल के बाद का, तो आप देखेंगे कि गुरु भी राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ रहे हैं, मतलब चौथे भाव में आ रहे हैं आपके लिए। गुरु भी, शनि भी राशि परिवर्तित करके तीसरे भाव में आ रहे हैं। तो तीसरे भाव का शनि और चौथे भाव का गुरु और 5वें भाव का राहु, ये पूरा जो सिचुएशन तैयार हो रही है ये दिखाता है कि आपका सुख भाव भी यहाँ पे कुंठित होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि पीछे शनि है और आगे राहु है। तो ये 1.5 साल जो है ये कहीं ना कहीं आपके सुख पर कहीं ना कहीं गाज गिरने वाली है। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि जो सुख है उसे, आपकी एक्सपेक्टेशन आप हाई मत करके रखिए। क्यों? क्योंकि ये गोचर आपके फेवर में नहीं हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। बट देखिए इंडिविजुअल रूप से आपकी पत्रिका में वो चौथे भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, आपकी दशा कौन सी चल रही है, इन सब चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है। अष्टक वर्ग में आपको चौथे भाव में कितने बिंदु हैं, इन सब चीजों का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। किसी को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं होगा, किसी को बहुत इंपैक्ट होगा। खास करके माता जी का ध्यान रखिए, यहाँ पर उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। ये जो टाइम पीरियड है ये भी हो सकता है कि भाई आपने प्लॉट लिया या फिर जमीन खरीदी और वहां पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पूरा टाइम आपका उसमें जा रहा है, बहुत एग्जॉस्ट चल रहा है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत एनर्जी खर्च होने वाली है। ठीक है, तीसरे भाव में शनि का होना, ये जो राहु के साथ में इसकी इंटरेक्शन जो होती है, देखिए क्योंकि आप देखेंगे कि कुंभ राशि और मीन राशि, इन दोनों राशियों में राहु के नक्षत्र सिर्फ एक ही आता है, वो है शतभिषा। सो शतभिषा नक्षत्र में जब शनि का आगमन होगा, जैसे अभी शतभिषा नक्षत्र से गुजर रहे हैं, ऑलमोस्ट चौथा चरण चल रहा है, तो ये आप देखेंगे कि अभी फिलहाल नहीं, पर अप्रैल के बाद में ये स्थिति जो है ये बदल जाएगी, राइट। तो जब हम राहु की बात कर रहे हैं तो राहु के नक्षत्र तो एक्टिवेट होने ही वाले हैं। वो आपकी पत्रिका में उन नक्षत्रों में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो आपको उससे संबंधित आपको फल तो मिलने ही वाले हैं। ये टाइम पीरियड जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी और आपके फिजिकली भी काफी एक इवेंटफुल भी रहेगा, क्योंकि आपका ध्यान जो जिस चीजों पे रहने वाला है उन चीजों से हटकर चीजें होने वाली है। मकर लग्न के लिए देखेंगे आप कि जो राहु है ये उनके चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथे भाव का राहु ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है ये किसी न किसी रूप से अपने घर पे, अपने कुटुंब में ऐसे लोगों से संबंध में आने वाला है जो डसने वाले हैं, जो आपको हम बोलते हैं ना ये सांप है घर का, या मतलब आप जनरली इस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपका संबंध आने वाला है जो लोग आपको धोखा देंगे। आपका घर का व्यक्ति ही आपको धोखा देगा, आपके घर के व्यक्ति ही आपको कहीं ना कहीं लूटेंगे। इस प्रकार की सिचुएशन बनती है। ये सिचुएशन जब बनती है तो ये दिखाता है कि भाई आप
अगर ऐसी सिचुएशन है या आप जानते भी हैं या आपको कोई हमेशा बता रहा है, सचेत कर रहा है, जैसे आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपको सचेत कर रहा है और आप सुन नहीं रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन है ये आपको अब अनदेखी नहीं करनी चाहिए। राहु जिस तरह से स्कैंडल्स को, डिजायर्स को, राहु जिस तरह से इन सब चीजों को दिखाता है, उसी प्रकार से राहु ख्याति को भी दिखाता है। वन नाइट फेम, ओवरनाइट आप फेमस हो जाते हैं, तो ये भी राहु दिखाता है। और चौथा भाव फेमस होने का है। ये डिपेंड करता है कि आपका जन्मस्थ राहु कहाँ बैठा हुआ है, आपकी दशा कौन सी है, इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको फल कैसे मिलेंगे। जन्मस्थ राहु से इस गोचर के राहु का संबंध अगर 6, 8, 12 आता है तो ये प्रॉब्लमेटिक गोचर है, आपको अपनी मानसिक तैयारी करके रखनी चाहिए। परंतु वैसा नहीं है, त्रिकोण में आ रहा है या समसप्तक है, तो ये हेल्पफुल रहेगा। कुछ ना कुछ आपके अधूरे काम सामने आने वाले हैं, उसे टिक मार्क करने हैं, पूरा करना है, या आपको रिमाइंडर आएगा बार बार कि हाँ ये काम कर लो, ये काम कर लो, इसको टिक मार्क कर लो जीवन में। बट अगर आप नहीं करते हैं और वो समय निकल जाता है तो नुकसान को भुगतने के लिए भी आप तैयार रहिए। फिर खास करके मकर लग्न के जातकों के लिए आप देखेंगे कि ये पूरा 1.5 साल जो है ना, ये उनका दूसरा भाव, तीसरा भाव और चौथा भाव हेविली एक्टिवेटेड रहने वाला है। मतलब धन भाव से संबंधित बहुत सारी घटनाएं घटित होने वाली हैं। मूल त्रिकोण राशि में शनि आ रहे हैं, द्वितीय स्थान में आ रहा है, तृतीय स्थान में आ रहा है। तो ये क्या करता है, आप पैसों के रिगार्डिंग जो भी एफर्ट्स करने वाले हैं उसका आपको फल मिलने वाला है, पर वो डिले होकर मिलेगा। राहु का यहाँ पे होना वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन बन रही है, ये सिचुएशन आपको एक ऐसी परिस्थिति में डालने वाला है कि आप ऑफबीट होकर काम लेंगे, ऑफबीट होकर आप काम को करना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से आपने अभी तक पैसा कमाया है उस तरीके से आपको पैसा नहीं मिलेगा शायद, परंतु आपको उन तरीकों को अपनाना पड़ेगा जिसके लिए आपने कभी भी, अप्रैल महीना जो है वो काफी सीरियस गोचर्स को लेकर आ रहा है और काफी चीजें बदल रही हैं अप्रैल महीने में, इसलिए ये एक हैवी गोचर है। देखिए, कुंभेश का कुटुंब स्थान में होना, तृतीयेश का तृतीय स्थान में होना और राहु का चौथे भाव में होना। माता से संबंधित आपको सचेत होना चाहिए। आपकी माता को कहीं ना कहीं स्किन की प्रॉब्लम होना या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें होना जो दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ अनुभूति होती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है भैया। और खास करके आपके सर से संबंधित या माइग्रेन से संबंधित या ब्रेन से संबंधित भी चीजें सामने आ सकती हैं। ये टाइम पीरियड है कि देखिए, राहु जो है ये तंत्र मंत्र को भी दिखाता है और तंत्र मंत्र से संबंधित जो ग्रह है वो जब चौथे भाव में आता है तो आपको उसके प्रति रुझान देता है। आप उसके प्रति होमली चीजें, होमली एनवायरनमेंट या होमली फील करने लग जाते हैं। आपका उस बारे में पढ़ना, उस बारे में अपने घर पे ही उन सब चीजों को करना, ये बहुत लाजमी हो जाता है क्योंकि वो आपको एक एनवायरनमेंट भी तैयार करके दे रहा है। इसलिए आप राहु की कौन सी एनर्जी एक्टिवेट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। राहु की या कोई भी ग्रह, फॉर से हम यहाँ पे राहु की बात कर रहे हैं, पर आप कोई सी भी ग्रह की कौन सी एनर्जी एक्टिवेट कर रहे हैं उसका फल आपको मिलने वाला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राहु किस किस चीजों को दिखाते हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियोस करे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने राहु के बारे में बहुत सारे वीडियोस में अपने अलग अलग इंसाइट्स दी हैं। इस वीडियो के साथ आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीजें एक्टिवेट होने वाली है वहां पर। ये आपको ये टाइम पीरियड जो है ये मातृभूमि से भी आपको दूर ले जाने वाला है। जो जहां पे आपका जन्म हुआ था वहां से आपको ये दूर ले जाके अमेरिका या फिर आप यूरोप समझिए, किसी भी, खास करके आपको मुस्लिम कंट्रीज में भी ये लेके जा सकता है। देखिए, तो ये ओवरऑल जो मकर राशि के लिए जो गोचर है, ये गोचर इनके लिए हैवी ही होने वाला है, परंतु आप उस राहु की एनर्जी को किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुंभ लगने के लिए देखिए, ये जो गोचर है राहु का, ये दिन के तीसरे भाव में हो रहा है, काम त्रिकोण में हो रहा है। काम त्रिकोण में वायु तत्व के ग्रह का आना ये दिखाता है कि उस भाव को एक ईंधन मिलता है किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए।
राहु का तीसरे भाव में आना ये आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है। पराक्रम को बढ़ाने वाला है। अब आपको डिसाइड करना है कि वो पराक्रम आपको कहाँ दिखाना है। सही जगह पे दिखाएंगे तो आपको सही रूप से फल मिलेंगे, और सही जगह पे आप अगर नहीं दिखाते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं फल जो है ये डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनके लाइफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हो रही हैं। हो सकता है कि उनके लाइफ में बच्चा आ रहा हो, उनको संतति की प्राप्ति हो रही हो, या फिर उनका विवाह हो रहा हो। इसकी संभावनाएं होती है। ये मैं आपके छोटे सिबलिंग्स की, आपके यंगर सिबलिंग्स की बात कर रही हूँ। कुंभ लग्न वालों के लिए ये जो पूरा 1.5 साल है, आप देखेंगे कि आप लग्न भाव, द्वितीय भाव और तीसरा भाव, मतलब आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपका पैसा, आपके सिबलिंग्स, आपका कुटुंब, इन्हीं सब चीजों में आपका पूरा 1.5 साल जाने वाला है। ये जो आने वाला समय है, इस समय में गुरु और शनि जो है वो राशि परिवर्तित करके कहाँ आ रहे हैं? लग्न भाव में आ रहे हैं, शनि आ रहे हैं, और द्वितीय भाव में गुरु आते हैं। तो जब ये अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए पैसा भी आने वाला है, क्योंकि द्वितीयेश गुरु खुद अपने भाव में, अपने कारक भाव में आ रहा है। ये आपको पैसा बढ़ाने वाला है आपके लिए। और राहु का यहाँ पे जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट आपके लिए क्या होगा? ये एक सरप्राइज एलिमेंट, आपने अभी तक जिस भी तरीके से काम किया है उसमें एक अलग चेंज आएगा। आपने जो भी पद्धति से पैसा कमाना चाहा है उस पद्धति में चेंज आएगा। आपके काम करने के, आपके एफर्ट्स डालने के तरीकों में चेंज आएगा। ये आपके लिए होने वाला है। ये जो गोचर है, ये गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए बाहर जाने के लिए आपको आपके छोटे छोटे प्रवास भी बढ़ा देगा, क्योंकि ये तीसरे भाव का राहु है। तो ये आपको घुमाएगा, ये आपको एक जगह पे स्थिर नहीं करेगा, क्योंकि स्थिर राशि में भी नहीं है ये। तो ये आपके जीवन में चेंजेस भी लाने वाला है। ये राहु जो है, ये कुंभ लग्न का राहु तीसरे भाव में आपके 1.5 साल में चेंज ऑफ रेसिडेंस भी दिखाता है कि आप बदलाव ला रहे हैं। यही राहु आपके माता के लिए, आपके मदर के हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज दिखाता है। तो आपको सतर्क होना चाहिए, आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना, प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। राहु जहां भी गोचर करते हैं, ये गोचर करके अपनी बॉसगिरी करते हैं, मतलब अपने हिसाब से चीजें होनी चाहिए, इसकी हमेशा एक शाश्वती लेते हैं, क्योंकि राहु के पास एक डोमिनेंस भी है। जबकि और सोने पे सुहागा ये है कि वो मंगल की राशि में है, और प्लस राहु के पास ऑब्सेशन है। तो किसी चीज को करने का एक जज्बा, किसी चीज को एक करने का ऑब्सेशन होना, ये आप देखेंगे इस पूरे 1.5 साल में। तो वो ऑब्सेस्ड होकर कोई हॉबी हो सकती है, जिम हो सकता है, अपनी सेहत हो सकती है, या फिर आप कुछ नई चीज सीख रहे हैं। इन सब चीजों को दिखाता है राहु इस पूरे 1.5 साल में। क्या क्या आपके अनुभव होते हैं वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अंतिम राशि की बात कर रहे हैं मीन लग्न के लिए। मीन लग्न के लिए आप देखेंगे कि ये जो राहु है ये इनके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव का जो राहु है ये आपके धन भाव को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करेगा, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी आपके लिए लेकर आ सकता है। डिपेंड करता है कि आपका मंगल का गोचर कहाँ चल रहा है। लग्नेश का खुद अभी फिलहाल लग्नेश गुरु जो है वो 12वें भाव में चल रहे हैं, बट अप्रैल के बाद में लग्न भाव में लग्नेश आने वाले हैं। और लाभेश शनि जो है वो व्यय शनि होकर व्यय स्थान में स्थित होने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए समय काफी कठिन होगा। एक्चुअली क्यों कठिन होगा? क्योंकि आप देखेंगे कि दूसरे और 12वें भाव में शनि राहु जैसे ग्रह आ रहे हैं, और लग्नेश यहाँ पे बीच में स्थित होने वाला है। तो यहाँ पे पाप कर्तरी निर्माण हो रही है, और जब पाप कर्तरी लग्न भाव पे निर्माण होती है तो व्यक्ति के लिए एक डिफिकल्ट स्ट्रगलिंग सिचुएशन बन जाती है।
क्यों बन जाती है? क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है, आपका पूरा जो दिमाग है, आपका जो विचार शैली है, उन सबके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि पीछे शनि है और आगे राहु है, तो आपके विचार जो है वो शुद्ध नहीं रहते हैं, वो अशुद्ध हो जाते हैं। आपकी मोरालिटी जो है वो इमोरल हो जाती है। तो अब यहाँ पे समय है कि आप यू शुड सीक एडवाइस फ्रॉम वाइजर पर्सन। आप ये पूरा 1.5 साल जो है, आपको अगर डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, आपकी डिसीजन मेकिंग सही नहीं है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़े, या ऐसे व्यक्ति को आप हमेशा सलाह लें जो आपको सही सलाह देंगे उसको। क्योंकि लग्नेश गुरु का यहाँ पे पापकर्तरी में आने के बाद में ये आपको वीक और वल्नरेबल भी बना सकता है। हालांकि लग्नेश खुद लग्न भाव में है, आप अंदर से स्ट्रांग फील कर सकते हैं, परंतु राहु का गोचर ये आपको नहीं रहने देगा वैसा। राहु का दूसरे भाव में होना ये दिखाता है कि कुटुंब में कोई ऐसी व्यक्ति जुड़ने वाली है जो आपके आपके खानदान से नहीं है। आपके साथ जुड़ने के लिए जो उसका कारण है वो द्वेष हो सकता है, वो बदलाव हो सकता है, वेंजेंस हो सकता है। मतलब आप किसी शादी बंधन में बंध रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान पूर्वक देना चाहिए कि ये शादी जो है, ये जो पार्टी है सामने वाली, वो कितनी ऑथेंटिक है। हो सकता है कि आपके साथ कुछ धोखा भी हो, तो इसकी भी संभावनाएं बन सकती है। राहु का दूसरे भाव में होना, मारक भाव में होना, ये आपके लिए, खुद के लिए फूड पॉइजनिंग, आपके पेट का खराब होना, या माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, या फिर स्किन की डिसीज होना, इसको भी दिखाता है। तो इन सब चीजों से भी आप जूझ सकते हैं। राहु आपको एक ऑप्शन दे सकता है इस पूरे 1.5 साल में कि आप अलग भाषा को सीखें, आप एक अलग लैंग्वेज को सीखें, फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। ये अगर आप करते हैं तो आप राहु की एनर्जी को एक अलग प्रकार से एक्टिवेट कर रहे हैं और वो आपको सहायक होगी। ये जो टाइम पीरियड है, आप देखेंगे कि राहु का दूसरे भाव में, धन भाव में, मतलब अर्ध त्रिकोण में आना, अर्ध त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है। तो अर्ध त्रिकोण को एक्टिवेट जब करता है तो आपका 2, 6 और 10वां भाव जो है ये एक्टिवेट हो रहा है। तो सभी प्रकार के अर्ध त्रिकोण यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। राहु का द्वितीय भाव में आना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि ये पूरा 1.5 साल जो है, आप अपने घर में, अपने कुटुंब में अगर कोई पितृदोष, ग्रहण दोष या काल सर्प दोष का निवारण नहीं हुआ है, तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे निवारण करें। देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में ये राहु कहाँ बैठे हुए हैं। गोचर के राहु का जन्मस्थ राहु से कैसा संबंध बनता है, 6, 8, 12 भाव का संबंध बन रहा है, तो डिफिकल्ट है ये सिचुएशन। ऑब्वियसली वैसे भी डिफिकल्ट है, परंतु आप इसको एक अनुकूलता ला सकते हैं इसके उपाय करके, जिसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कंक्लूजन में। डिपेंड करता है कि द्वितीय भाव में आपको अष्टक वर्ग में कैसे बिंदु हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको फल कैसे मिलेंगे, आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं। दशा अनुकूल है तो शायद ये पूरा टाइम अच्छे तरीके से भी पास हो सकता है। तो ये आपको अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। ये पूरा जो 1.5 साल है, ये 1.5 साल में आपको दांतों की से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होने की संभावना है। अगर डेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं तो यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट डेंटल प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी। तो आप उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये समय है कि आप अब्रॉड में अगर हैं या अब्रॉड में जाना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको लॉक करने वाला टाइम पीरियड। तो बी रेडी फॉर दैट कि एक केज जैसी, एक अटकने जैसी सिचुएशन बन रही है, तो दैट इज समथिंग यू ओनली चोज इट फॉर, राइट? तो योर डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब आपने इस पूरे वीडियो में देखा, जाना कि राहु के बारे में हमने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझा है। हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए जो राहु है, ये 1.5 साल में किस प्रकार की घटनाएं, संभावनाएं ला रहे हैं, इसके बारे में भी हमने अच्छे से डिटेल में जाना है। जिनके भी राहु, अगर राहु तो खुद ही पाप ग्रह माने जाते हैं, परंतु राहु देने वाले भी हैं। और राहु, क्योंकि राहु माया के कारक है, और माया, हर कोई अध्यात्म में गति नहीं चाहता है, हर कोई माया में गति चाहता है, हर कोई अच्छा जीवन जीना चाहता है, लग्जरियस जीवन जीना चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, समृद्धि चाहता है, पैसा चाहता है,
सब चीजें कंफर्ट भोगना चाहता है। तो जहां राहु इसके कारक है, वहां राहु आध्यात्म के भी कारक होते हैं, क्योंकि वही एक है जो वही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वो सारी चीजें हैं। आपके अगर राहु की दशा चल रही है और अगर आपका राहु जो है वो अनुकूल नहीं है, तो उसे अनुकूल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं इस पूरे गोचर में? तो आप सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा की आप आराधना कर सकते हैं। राहु है तो इंडिविजुअल पत्रिका के अनुसार एक्चुअली रेमेडी बताना बहुत जरूरी होता है, पर अगर आप ये रेमेडी जो है ये जनरल रूप में एक रेमेडी देखिए, आपकी इंडिविजुअल पत्रिका में वो राहु क्या कर रहा है, उस राहु के साथ में बाकी सभी ग्रहों का कैसा इंटरेक्शन है, आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपको रेमेडी कौन सी सूट करेगी। तो जनरल रेमेडी, क्योंकि बहुत बार जनरल रेमेडी देने के बाद भी आप जब वो चीज करते हैं तो आप अपनी कंडीशन और बिगाड़ लेते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी कंडीशन और बिगड़े। कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि, या आपकी पत्रिका जिसको आप दिखाते हैं, जो भी ज्योतिषी को आप दिखाएंगे, उनको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह को मजबूत करना है, कौन से ग्रह को बढ़ाना है, और उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडी लीजिए। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ इस राहु के गोचर के लिए, आने वाले 1.5 साल के लिए। आपके जो भी अनुभव होते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो को लेकर। थैंक यू सो मच।